Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. In today's session we are going to cover macroeconomics from your examination POV. जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर आई ट्राई टू कवर इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर यहाँ पे थोड़ी मोटी चीजें रह जाती है तो वी विल बी कवरिंग दैट इन नेक्स्ट वीडियो. तो ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो आएंगी और कम से कम ये वाली वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि कवर करवाऊं. सो इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से समझना. अगर बहुत हपड़ा तपड़ी में हो, तुम्हें भागना है, वो वाला सिनेरियो अगर तुम्हारा है तो पहले यहां से चले जाओ, मत देखना. मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. थोड़े बहुत कंसेप्चुअल, थोड़े बहुत क्या, पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज द थिंग जो आपको चाहिए रहेगा टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, चाहे वो कोई सा भी कॉमर्स का आप एग्जाम दे रहे हो जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आती हो. तो बहुत आराम से इस वीडियो को देखना है. आपने सारी यूनिट्स में भी कवर कर रखी हो तो यहाँ पे आके जब आप इस वीडियो को शुरू करोगे तो बहुत आराम से बैठ के इस पूरी वीडियो को कवर करना है. चाहे 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, जितने की भी हो, सेकंड पार्ट को मिलाकर भी अगर आएगा तो ठीक है. तो इत्मीनान से समझना, सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा. अगर जीवन में या बचपन में नहीं पढ़ा है तुमने सही से, या पढ़ा भी है और कुछ चीजें मिसिंग थी, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी. ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं कवर करवाऊं. मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको जो पढ़नी है. तो वो मैं सारे नोट्स बना के लेकर आया हूं. आई ट्राई टू कवर इट डाउन जल्दी से जल्दी. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन उससे पहले आपका छोटा सा काम है, अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से आते ही, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो. और अपने ईयरफोन्स लगा लो, बैठ जाओ मस्त. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गो. स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से. अगेन आई नो, वी नो कि भाई बहुत इजी टॉपिक है और सभी को आता ही होगा, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कवर करवाना. यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है. तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी? एग्जांपल के तौर पे लेकर चलते हैं कि देयर आर 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ओनली अभी के लिए. हाउस होल्ड सेक्टर और एक सेक्टर है जो है प्रोड्यूसर्स सेक्टर, जो चीजें बनाता है और जो चीजें कंज्यूम करता है. ठीक है, अभी आपको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज. यू नो दैट वेरी वेल, है ना. फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा. इस फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोड्यूसर लोग विल प्रोवाइड देम, यानी कि हाउस होल्ड लोगों को फैक्टर पेमेंट्स. प्रोड्यूसर के पीओवी से इट इज फैक्टर पेमेंट्स, इजंट इट. और हाउस होल्ड्स के नजरिए से फैक्टर इनकम कहलाएगी. इजी, ये एक चीज होगी. दूसरी चीज फ्लो ऑफ गुड्स देखते हैं कि कहां से कहां पर जाता है. यू नो दैट और यू नो वेरी वेल कि प्रोड्यूसर्स लोग गुड्स बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं किसको? हाउस होल्ड्स को. इसको अलग वाले से लेते हैं. तो गुड्स एंड सर्विसेज इज डिमांडेड बाय द हाउस होल्ड्स, है ना. गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द हाउस होल्ड्स और हाउस होल्ड्स इसके बदले इन लोगों को पैसा देते हैं, पेज मनी. तो ये काइंड ऑफ एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बेसिकली बात करें तो. अब इसी के अंदर 2-4 सेक्टर को और जोड़ दो. 2-4 इन द सेंस कि यहां पर जोड़ लो एक बारी के लिए आप गवर्नमेंट सेक्टर को भी. लो जी, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया. लेट्स से यहां पे आ गया गवर्नमेंट सेक्टर. ये गवर्नमेंट सेक्टर है. मुझे बताओ जरा, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है हमें? लेट्स से हमें प्रोवाइड करवाती है स्कॉलरशिप. ठीक है, वन साइडेड पेमेंट की बात मैं बेसिकली कर रहा हूं. स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है. सिमिलरली प्रोड्यूसर लोगों की कॉस्ट को कम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रही है ना. प्रोड्यूसर लोगों से लेती क्या है? टैक्सेस लेती हैं भाई. सिमिलरली हम लोगों से भी टैक्सेस लिए जाते हैं. वेरी बेसिक. ठीक है, अब यहीं पर ही 2-4 चीजें और जुड़ जाएंगी, जैसे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को जोड़ दो, जहां से पैसा उठाया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स. हाउस होल्ड्स वाले लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा वहां चला जाता है. तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को जोड़ दो. उन्हें नहीं जोड़ना है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ लो. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते हैं प्रोड्यूसर लोग? इंपोर्ट करते हैं प्लस एक्सपोर्ट करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इजंट इट. सिमिलरली हाउस होल्ड्स लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, है ना. दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से भी ना. तो ऐसे कुछ करके मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो होता रहता है. ठीक है, या फिर बोल लो यहीं पर ही मनी घूमता रहता है सर्कुलर फ्लो के अंदर, वेर इन वी आर कंसीडरिंग 2 सेक्टर्स. उसके बाद वी आर कंसीडरिंग 2 सेक्टर विद गवर्नमेंट. उसके बाद वी आर कंसीडरिंग एन ओपन इकोनॉमी
ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में ही वो पैसा इधर उधर चलता रहता है, लेट्स से। अब यहीं पे ही दो कंसेप्ट आते हैं, मुझे पता है तुम्हें याद आ रहे होंगे, तुमने गेस कर लिया होगा कि वो क्या है, आई नो दैट। तो दो कंसेप्ट आ रहे हैं, उससे भी कर लो। वो दो कंसेप्ट कौन से हैं? लीकेज और इंजेक्शन। व्हाट इज लीकेज? लीकेज का मतलब है सर्कुलर फ्लो में से मनी को बाहर निकाल लेना, आउटफ्लो कर लेना, या बाहर निकाल लेना मनी को, आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। डन। एग्जाम्पल के तौर पे सेविंग्स। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अपने पास पैसा बचा के रख लेते हैं अपनी तिजोरियों में, लेट्स से। तो सेविंग्स इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज। सेकेंड थिंग इज इंजेक्शन, wherein you are injecting the money in the circular flow of money. ठीक है, inflow of money in circular flow of money. ठीक है, इजी। इंजेक्शन एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा देना, तो इंजेक्शन कहलाएगा वो, है ना। या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो भी इंजेक्शन कहलाता है, पैसा प्रोवाइड करवाना कहलाता है। इजी है। डन। तो ये दो कंसेप्ट डन होते हैं। इसी के बाद छोटे छोटे दो कंसेप्ट और आते हैं, मुझे पता है तुमने गेस कर लिया होगा फिर से, जो कि है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी से उससे कवर करके आगे बढ़ते हैं। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाए। क्या मैंने बोला? मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो कंसेप्ट क्या है? मेजर्ड एट अ, या ऐसे बोल सकते हैं मेजर्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस, या पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे इसे मेजर किया जाता है। और स्टॉक वेरिएबल को या फिर स्टॉक कंसेप्ट को मेजर किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ भाई अभी तुम्हारी जायदाद कितनी है ना, जायदाद बोलते हैं, जायदाद बोलते हैं, पता नहीं जो भी है, तो आपकी वेल्थ कितनी है? वेल्थ इज बेसिकली अ कंसेप्ट विच इज नोन एज अ स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज यू आर मेजरिंग योर वेल्थ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं बोलता हूं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कितनी वेल्थ है, तो वी आर मेजरिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना, तो वो होता है वेल्थ। और अगर मैं इस चीज को आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि आप इस साल के अंदर 2026-27 के अंदर कितने पैसे कमा लोगे, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, तो एग्जांपल यहां पे हम लिख लेते हैं इनकम, प्रॉफिट, ये सारी चीजें इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, जो कि हम मेजर करते हैं कि किस पीरियड में कितना कमा लिया है। डन, इजी। बढ़े आगे, दो ये डन होते हैं, दो लीकेज एंड इंजेक्शन डन होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी डन होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, और जिसमें बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं, नहीं समझ में आता है, अब वो करने जा रहे हैं। अब थोड़े से चौकन्ने हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। मुझे पता है इतनी सारी चीजें तुमने स्किप कर ली होगी, आगे नहीं करी तो वेल एंड गुड है, अब मत करना स्किप, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कंटिन्यू और कवर करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कंसेप्ट कहां पर छुपा हुआ है? अगर तुम इनकी डेफिनेशन समझ लोगे ना, यू माइट गेट क्लैरिटी बहुत अच्छे से अबाउट नेशनल इनकम। समझे डेफिनेशन? डेफिनेशन समझने से पहले समझते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पे ये हम मैप बना रहे हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इंडिया का मैप, लेट्स से दिस इज इंडियाज मैप। ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है, बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द बाउंड्री जो ब्लैक से है। अगर आपने यहां पर कमाई है कोई भी इनकम, इफ अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, लेट्स से देयर आर टू पर्सन लिविंग इन इंडिया, एक है नॉन रेजिडेंट और एक है रेजिडेंट, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी डू नॉट वांट टू नो अभी के लिए, और यू माइट बी नोइंग, अगर आपने इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यू माइट बी नोइंग। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है कि रेजिडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन रेजिडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट अभी के लिए समझ लो ये फॉरेनर है एक इनमें से, और एक अपना भाई है भाई। ठीक है, इंडिया वाला लोंडा है। तो ये पर्सन इज अर्निंग, लेट्स से, अर्निंग का एग्जांपल लेकर चलते हैं अपन, कि ये पर्सन क्या कर रहा है? इनकम अर्न कर रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
Similarly, he is also earning income within the domestic territory of India. As you can see, बाउंड्री से बाहर थोड़ी ना है, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, चाहे किसने भी कमाई हो, किसने भी का मतलब है चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, लेकिन अगर इट इज विद इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ इंडिया है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम क्या होती है सर? फिर नेशनल इनकम के अंदर हम क्या करते हैं? हम फॉरेनर की इनकम को हटा देते हैं. ये भाई ने जो कमाई थी ना यहाँ पे इंडिया के अंदर, ये फॉरेनर है, तो इसकी इनकम को हमने क्या कर दिया? हटा दिया. ये फॉरेनर है लेट्स से. ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम सेज दैट इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम विच इज अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सम टोटल. अभी डेफिनेशंस करवाऊंगा सभी की, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. वहां से मैच द फॉलोइंग भी आए हुए हैं, कंसेप्चुअल भी आए हुए हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वही अपना नेक्स्ट वाला है, टेंशन मत लो. ये समझ लिया ना तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी. ये ग्रोस क्या होता है, ये डोमेस्टिक क्या होता है, ये नेशनल क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. आ जाओ. नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स of a country. Simple as that. अब बाहर भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी रेजिडेंट लोग रह रहे हो, हमारे रेजिडेंट लोग रह रहे हो और उन्होंने वहां पर इनकम अर्न करी हो, तो वी विल एड अप दैट पर्टिकुलर इनकम इन नेशनल इनकम, सो एज टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम बेसिकली. और जो फॉरेनर इंडिया के अंदर होंगे, जिन्होंने इंडिया के अंदर कमाई है, उसको वी विल माइनस. ठीक है, तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट डोमेस्टिक इनकम. लेकिन डोमेस्टिक इनकम में से फॉरेनर की इनकम को माइनस कर दो, जो फॉरेन वाला बंदा इंडिया के अंदर है, कमाया है, और जो बाहर रेजिडेंट अपने बंदे हैं, उनकी इनकम को प्लस कर दो डोमेस्टिक इनकम के अंदर, सो एज टू गेट नेशनल इनकम. सिंपल, दिस इज द थिंग. डी से एन पे जाने का ये सीन है, एन से डी पे आने का ये सीन है. अगर ये समझ में आ गया, तुम्हारा 50% नेशनल इनकम डन होता है. ठीक है, चलो ये डन है. अब एक तो कंसेप्ट और समझाता हूं और मजा आएगा. अब इसके बाद करेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन पे भी मैं आऊंगा, टेंशन मत लेना. अभी एक कंसेप्ट समझते हैं जिसमें बच्चे हमेशा डर जाते हैं और समझ नहीं आता उन्हें कि ये है क्या. ग्रॉस और नेट का सिस्टम है ना. बहुत बारी नाम सुना होगा तुमने, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये वो है ना. तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की एंड नेट इन्वेस्टमेंट की. द जी स्टैंड्स हेयर, जो कि है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. जो जी यहां पर है, इट स्टैंड्स एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एन जो है नेट इन्वेस्टमेंट. अब ये क्या होता है ये समझना है, और ऐसा आपने कभी नहीं समझा होगा, समझाया होगा किसी ने. मैं समझाता हूं, आराम से समझना. देखो अभी क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक बात समझ लो, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले भी इन्वेस्टमेंट समझो जरा. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बताओ मुझे जरा एक बारी, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? जो ये बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कह सकते हैं. इन्वेस्टमेंट हेयर इन नेशनल इनकम चैप्टर रेफर्स टू द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक. ठीक है, चेंज इन के होता है इन्वेस्टमेंट हमारा. ठीक है, कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? वी आर इंक्रीजिंग, बेसिकली वी आर चेंजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ आवर नेशन. ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी. बहुत इजी. ठीक है, लेट्स से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मशीनरी बाहर से परचेज करी है, इंपोर्ट कर ली है, बिकॉज वी नीड कैपिटल गुड्स सो एज टू मैन्युफैक्चर बहुत सारी चीजें. तो जो हुआ था 1960s के बाद से जरूरी था इंपोर्ट करना कैपिटल गुड्स को, जो कि इंडिया ने किया क्योंकि वो इसेंशियल था उस वक्त. सिमिलर वही वाली चीज है. तो चेंज इन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी कहलाता है इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है, जनरली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन इज बेसिकली नोन एज इन्वेस्टमेंट. डन. नाउ व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, अब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से. देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखना दो चीजें आ जाएगी, और वहां पे ध्यान रखना कि एक चीज आएगी. याद करने का तरीका बता रहा हूं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में वी कंसीडर न्यू एसेट, न्यू मशीनरी को परचेज करना. मैं यहां पे लिख देता हूं न्यू मशीनरी. ठीक है, समझ जाओगे ना.
ये जो PDF है तुम्हें मिल जाएगी। मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे तुम्हारे लिए डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। GPT भाई साहब को धन्यवाद कर देंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, पढ़ाऊंगा ये भी, टेंशन मत लो। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, लेकिन तुम्हें मुझे सुनना है एक बारी के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझना है, ठीक है। जहां पर समझ ना आए पॉज करो, लंबी सांसें लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो दोबारा से पीछे करके देखा करो जरूर। लेकिन इस वीडियो में भी 1.5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ 1.5 घंटे तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया ना, यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था ना बचपन से ही कि हमें पढ़ के भूल गए, नेक्स्ट क्लास में आ गए, पढ़ के भूल गए, नेक्स्ट क्लास में आ गए, वो वाला सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ना अपने को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दो चीज को लेके चलना है। न्यू मशीनरी परचेज कर ली अपन ने, जिससे इंक्रीज हो गया अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लस में रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी एज वेल, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, दो चीजें हो रही है यहाँ पे, यानी कि वी वर यूजिंग सम मशीनरी जो कि अब पुरानी हो चुकी है, वी आर रिप्लेसिंग दैट। यानी कि ये जो अब ओल्ड मशीनरी जो हम यूज कर रहे थे उसके ऊपर लगेगा ना डेप्रिसिएशन, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, दैट इज द रीजन। इसके इस चीज के अंदर छुपा है डेप्रिसिएशन वाला सिनेरियो। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए सर माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, अब समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। ग्रोस इन्वेस्टमेंट न्यू मशीनरी को मतलब समझ के चलो कि न्यू मशीनरी भी खरीद रहे हैं, प्लस में वी आर ऑल्सो रिप्लेसिंग दी ओल्ड मशीनरी। तो ओल्ड मशीनरी होगी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना, लगाना पड़ेगा। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। लॉजिक समझ में आया, नहीं भूलोगे अब। अगर अब तुम्हें ग्रोस से नेट पे जाना है तो बस क्या कर देना है, यू विल डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन। अब नेट इन्वेस्टमेंट को समझो, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, यू आर जस्ट परचेजिंग दी न्यू मशीनरी। यहां पे नई मशीनरी आ रही है बस। नेट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली will lead to increase in the production capacity of a nation, simple as that, खत्म। but gross investment may or may not increase the production capacity of the economy। इस लाइन को नोट डाउन कर लेना। ये स्टेटमेंट में मैंने डाल दी, अगर मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैंने डाल दी तो क्या करोगे फिर, है ना। और ऐसा आ भी सकता है, 12th क्लास की बुकों में ये चीज गिवन है, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो। गेटिंग माई पॉइंट। जो बच्चे, जो आप लोगों में से अगर कोई आप ट्यूशन पढ़ाते हो 12वीं क्लास को, तो तुम्हें पता होगा क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये 12वीं क्लास का कंसेप्ट है, ठीक। चलो समझ में आ गया। तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर वी आर जस्ट कंसीडरिंग न्यू मशीनरी, द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विच विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। दैट मीन्स कि अगर हम न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं तो उस पर अभी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ना, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन। डन। तो अगर नेट से ग्रोस पे जाना है तो वी विल ऐड दी डेप्रिसिएशन वाला थिंग, ठीक है। तो अगर नेट से ग्रोस पे जाओगे ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन, खत्म ना, डन। ऊपर तुम्हारा डोमेस्टिक से नेशनल का डन करवा दिया, यहां पे ग्रोस से नेट का डन करवा दिया। एक चीज बचती है, एफसी से एमपी पे जाना, अभी वो भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये समझ लिया ना, तो नेशनल इनकम का 70% डन हो जाएगा। 30% क्या बचेगा, दी मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वो 3 है, 10-10-10%, खत्म है ना, अभी करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। सांसें लेते चलो बस, ठीक है। मेरे से पढ़ रहे हो भाई तुम, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है यार, तुम्हें क्या ही बताऊं यार। मतलब आपने, मुझे लगता है कि सही बंदा चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ने के लिए, अगर अपने कंसेप्ट को ठीक करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। होगी तारीफ, ज्यादा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलो डन हो गया। और एक चीज मुझे याद आई थी एकदम से, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एफसी उसी पे बाद में चलेंगे। अभी चलते हैं। हाँ एक चीज आ जाओ। थ्योरी के अंदर जनरली ध्यान रखो, तुम बहुत बारी देखते होगे कि GNI बोल दिया, है ना, और NNI बोल दिया, ठीक है। वेयर एज NNP बोल दिया और
GNP बोल दिया। क्या है ये इनकम यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज कर दिया। क्या सिनेरियो है थ्योरी के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, थ्योरी के अंदर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम। प्रोडक्शन को आउटपुट भी लिख सकते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू इनकम। तो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। डोंट बी कंफ्यूज्ड कभी भी ऐसी चीजों से यार, ये करेंगे क्या अपने को कंफ्यूज। ये समझो प्रोडक्शन या फिर आउटपुट को वी ऑलवेज कंसीडर इनकम, आइडेंटिकल टू इनकम इन थ्योरी। और भी समझना है, वी ऑल्सो कंसीडर एक्सपेंडिचर हेयर। थ्योरी के अंदर हम ये देखते हैं, बस ये करते हैं, ये थ्योरी के अंदर रहता है। प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, यानी कि दे थ्री, ये तीनों के तीनों सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो GNI है ना तुम्हारा, ये GNP ही कहलाता है। NNI जो है वो NNP ही कहलाएगा। बस डिफरेंस ये है कि नीचे वालों में आउटपुट की बात होती है, यानी कि सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रोडक्शन, ऐसे ऐसे करके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तुम्हारा GNP वाला सिस्टम है। और GNI क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय, इनकम आ जाएगा वहां पे। बस गेटिंग माय पॉइंट। GNI NNI वाले में क्या है, सम टोटल ऑफ इनकम। GNP में क्या है, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि अब आपको इजीली समझ में आ गई। अब एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद MP और FC वाला कंसेप्ट तुम्हें समझाना है। ये 3 डन होते ही मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो डेफिनेशन पे आ जाओ। सबसे पहली डेफिनेशन है GDP। बेसिक सेंस में अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करें, या फिर जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, ये बेसिकली आपका GDP ही कहलाता है। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इस AD को GDP बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना, ये अगला टॉपिक है अपना। ये जो AD वेडी है अगला टॉपिक है। अभी कर रहे हैं अपन नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा ISLM कर्व एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वाला सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो मिसलेनियस चीजें बचेंगी विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन POV, तो वो मैं या तो इसी में करवा दूंगा अगर टाइम बचा तो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम बोर हो जाओ, बहुत लंबी क्लास देखो। टाइम बचा तो इसी में करवा दूंगा, नहीं बचा तो छोटी सी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगी, वो देख के तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन POV एंड फ्रॉम जनरल नॉलेज POV डन हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलता है, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखो, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें भी पता है ये चीज कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो डबल काउंटिंग का इश्यू वहां पर जनरेट हो जाता है, जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं हमेशा। डन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि डोमेस्टिकली आपने कितना प्रोडक्शन किया है, फाइनल गुड्स बेसिकली जो बनाए हैं आपने, उसका मार्केट वैल्यू। ठीक है, और प्रोडक्शन चाहे रेजिडेंट ने किया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने किया हो, होना डोमेस्टिकली चाहिए। नहीं फर्क पैदा भाई रेजिडेंट ने किया है या नॉन रेजिडेंट ने किया है, होना डोमेस्टिकली चाहे। दैट इज द रीजन ना इट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। डन। और यहां पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो GDP आपको क्या दिखाता है, इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अभी, है ना। और ये है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज GDP। कभी कभार आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग, तुमने PYQ किया तो तुम्हें पता है एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहां से बना हुआ है इनकी डेफिनेशन से, तभी करवा रहा हूं। अब आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अगर तुमने ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी डोमेस्टिक और नेशनल की वो समझ में आ गई है तुम्हें, तो ये तो बच्चों का खेल है ना। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, या फॉर दैट मैटर इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं या बाहर भी बनाए जा रहे हैं अगर, लेकिन बनाए जा रहे हैं बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज योर GNP। सिंपल। ठीक है, यहां पे
और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो हमने ऊपर ये चीज पढ़ी थी, यहाँ पे हमने दो चीज देखी थी कि ये फॉरेनर भाई की इनकम को माइनस कर दो। अब मैं इनकम वर्ड ना यूज करके क्या बोलूंगा कि फॉरेनर ने जितना प्रोडक्शन यहाँ पे किया है इसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें नेशनल इनकम पे जाना है ना, तो इसकी माइनस कर देंगे। और बाहर वाला जो बंदा है, जो हमारा रेजिडेंट है, उसने जो प्रोडक्शन किया होगा उसकी वाली को ऐड कर देंगे। इस चीज को, इसके नेट इफेक्ट को बोला जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्या बोला जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां लिख रहा हूं मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू, क्या करना है? रेजिडेंट की इनकम को ऐड करना है, रेजिडेंट्स इनकम को ऐड कर दो, माइनस कर दो इसमें से क्या? फॉरेनर की इनकम। मैं सिर्फ समझाने के तौर पे ही आपको ये फॉरेनर बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉरेनर्स इनकम को आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, जो कि इसने डोमेस्टिकली कमाई है, डोमेस्टिकली अर्न्ड। ठीक है, डन। ये NFIA है। तो NFIA को आप क्या करते हो? ऐड करते हो। जब आप कहां से कहां जा रहे होते हो? डोमेस्टिक से नेट पे जा रहे होते हो, नेशनल पे सॉरी जा रहे होते हो, तो यू विल ऐड द नेट नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये साइन को ध्यान रखना, और फिर जो मैंने ऊपर लिखा है ना, वो एज इट इज यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख दो। ये करना है आपको, याद करने के POV से ना, रेजिडेंट माइनस में फॉरेनर वाली इनकम ऐसे करके लिख दो, लेकिन ये ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि कहीं पर हमने इसे ऐड नहीं करना, कहीं पर माइनस भी तो करना होगा ना, जब हम उल्टा जा रहे होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जब हम वापस जा रहे होंगे डोमेस्टिक पर नेशनल से। ठीक है, GDP डन, GNP डन। अब आ जाओ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये GDP है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को और किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब हमने यूज किया है ना वो, और यूज करके इतना टाइम बीत गया, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेसिक सेंस में। तो NDP क्या होता है? GDP के अंदर, GDP बेसिकली आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा NDP हो जाता है। क्या शो करता है? नेट प्रोडक्शन शो करता है। GDP क्या शो कर रहा था? प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे किसने भी किया हो। लेकिन जो NDP है वो नेट प्रोडक्शन शो करेगा, नेट प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डन। अब NNPFC क्या होता है? सॉरी, NNP क्या होता है? FC बाद में करेंगे। व्हाट इज NNP? दिस इज आवर नेशनल इनकम। जब भी कोई वर्ड यूज हो जाए ना कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, तो आप बोलेंगे NNP होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। यानी कि GNP आफ्टर डिडक्टिंग दी, सॉरी GNP आफ्टर डिडक्टिंग दी डेप्रिसिएशन, एज यू कैन सी। सो NNP क्या है? GNP आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? नेशनल आउटपुट, यानी कि इंडिया का नेट आउटपुट बेसिक सेंस में। इंडिया का नेट आउटपुट, मैंने ये वर्ड यूज किया है, ना कि मैंने डोमेस्टिक आउटपुट ये वर्ड यूज नहीं किया। नेशनल यानी कि इंडिया का आउटपुट। डन। और वो भी नेट वाला। और ये भी ध्यान रखना कि NNPFC को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, NNPFC। अब आपको अगर मैं कोई सिचुएशन दूं कि जी आप GDP MP पर हैं, GDP MP ही ले लो चलो, और आपको जाना है NNPFC पर, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अगर क्वेश्चन बोलता है कि नेशनल इनकम पर जाओ, तो ऐसे जाओगे। ठीक है, अब कैसे जाना है? G से N पे जाना है। वी नो दैट अगर G से N पर जाते हैं तो हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे अगर, तो ऐड करोगे NFIA को, है ना, ऐड कर रहे हो, ध्यान रखना, बिकॉज बाहर वाले लोगों की, बाहर वाले जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उनकी तो इनकम को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक, वी आर एडिंग दिस। ठीक है, तो याद करने के POV से बता रहा हूं तुम्हें, ऐड करेंगे। डन। P से P पे तो जाएंगे नहीं, प्रोडक्ट है, वो कोई सिनेरियो नहीं है। आउटपुट को लेकर चल रहे हैं अपन, यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, तो इनकम आ जाएगा कि भाई इनकम अर्न करी है। MP से FC पे जा रहे हैं, MP से FC पे जा रहे हैं, तो सर क्या करते हैं? ये तो अभी आपने समझाया नहीं, तो आंसर मत करना, अभी पहले समझा दो फिर आंसर कर लेना। वैसे तो हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमें आता है, आई नो तुम्हें आता है, लेकिन अभी इसका कंसेप्ट करते हैं। आओ, कंसेप्ट ऑफ, इतने क्या भाई, कंसेप्ट ऑफ MP एंड FC। ये भी रेफरेंस के POV से मैंने तुम्हें यहाँ पे लगा दिया भाई।
चलो पहले समझते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजेस होते हैं, रेंट होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड करवाई है प्रोड्यूसर्स को, तो खर्चा करेंगे अब वो लोग, है ना, वो बेसिकली उनका खर्चा है पीओवी, मतलब उनके पीओवी से और हाउस होल्ड्स के पीओवी से इनकम है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो फैक्टर्स की कॉस्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो कि बियर करी है किसने, प्रोड्यूसर्स ने, है ना, प्रोड्यूसर्स ने बियर करी है। अब मान के चलो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रोड्यूसर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है ना, आउटपुट जनरेट करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं बाय कंबाइनिंग सम फैक्टर्स, वी नो दैट उनको कॉस्ट लगती है फॉर यूजिंग द फैक्टर्स, मानते हो। अब यहां पे आता है थोड़ा सा गवर्नमेंट का रोल, उनको क्या लगती है, कॉस्ट लगती है फॉर यूजिंग द फैक्टर्स सो एज टू प्रोड्यूस द आउटपुट। डन। अब समझो, प्रोड्यूसर की इस कॉस्ट को गवर्नमेंट रिड्यूस करती है बाय गिविंग समथिंग, मानते हो क्या है वो चीज, सब्सिडीज। प्रोड्यूसर की कॉस्ट को, इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ये जो पॉइंट मैंने आपको यहां पे समझाया है अभी तुम्हें इररिलेवेंट लग रहा होगा, लेकिन इसका सेंस बनेगा। क्यों? अब पढ़ते हैं एक बारी के लिए एमपी। एफसी डन। एमपी देखो क्या है, एमपी है मार्केट प्राइस, द प्राइस विच अ कंज्यूमर पेज। गेटिंग माय पॉइंट। प्रोड्यूसर लोगों ने तो आउटपुट जनरेट कर दिया, बना दिया, अब इस आउटपुट को बेचेंगे ना, और बेचेंगे मार्केट प्राइस पे, यानी कि कॉस्ट के अंदर कुछ एडिशन करके सेलिंग प्राइस निकलेगा, और वही मार्केट प्राइस है बेसिकली, जो कि दिया जाएगा बाय द कंज्यूमर, नो। तो कंज्यूमर विल प्रोवाइड द मार्केट प्राइस। ठीक है, इजी। अब यहां पे समझना कि इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, एक्साइज वगैरह, ये सब लग के ही तो वो एक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस तैयार होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है एमपी और एक्सक्लूड करता है सब्सिडीज को। सिमिलरली एफसी क्या करता था, एफसी एक्सक्लूड करता था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि यहां पे अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए नहीं है ना, ये तो बस कॉस्ट है जो कि बियर करी है प्रोड्यूसर लोगों ने एक आउटपुट बनाने के लिए, अभी उसको बेचा नहीं गया है, उसके अंदर एड ऑन नहीं करा है, ऐसा हिस्सा जो कि बाद में एमपी बनेगा, मार्केट प्राइस बनेगा, वो हिस्सा ऐड नहीं किया अभी। तो वी विल एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम एफसी। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि एफसी से मुझे जाना है एमपी पे, तो क्या बोलेंगे कि क्या करना चाहिए। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब नेट निकालना है तो कुछ चीज माइनस करनी होती है ना, तो वही है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। ये गांठ मान देना यहां पे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमेशा मतलब होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें हमेशा इस चीज को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इस चीज को ब्रैकेट में लिखना है। अब एफसी से एमपी पे जाने के लिए या तो प्लस करना पड़ेगा इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, या माइनस करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो जरा, मैं एफसी से एमपी पे जा रहा हूं, यानी कि अब टैक्सेस आएंगे तो वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम एफसी से एमपी पे जाएंगे तो वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि अब टैक्सेस आएंगे भाई। गेटिंग माय पॉइंट। और ऐड करोगे क्या, ये ब्रैकेट वाला सिनेरियो जहां पे यही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर एमपी से एफसी पे जाना है तो वी विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां पर अब ये ब्रैकेट वाला सिनेरियो समझ में आएगा तुम्हें, बाहर माइनस का साइन लगाए रखो और अंदर ये डाल दो भाई NIT के। गेटिंग माय पॉइंट। जब तुम इसका ब्रैकेट हटाओगे तो तुम पाओगे IT माइनस में और ये एडिशन में। तभी बोलता हूं इसको ब्रैकेट में लेके चला करो, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डन। तीनों चीज करवा दी, ग्रोस से
उस पे जाते हैं नेट पे कैसे, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे, और एफसी से एमपी पे कैसे। वापस भी आना हो तो उल्टा कर देना। डन, आ गया मजा। ये था पूरा का पूरा नेशनल इनकम का कंसेप्ट, और यही चीज रेलेवेंस के लिए मैंने यहाँ पे मतलब रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, आराम से पढ़ लेना। जीपीटी भाई जिंदाबाद। चलो डन होता है। अब नेशनल इनकम चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 70% डन है। जो 30% बचा हुआ है वो आपके हैं मेथड्स टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। उससे पहले कुछ बचा है क्या? हाँ, 2 वो बचे हैं ना, डेफिनेशन बचे हैं शायद। आओ आओ आओ, देखो 2 डेफिनेशन बची थी ना, वो करते हैं अपन। ये देखो, एनएनपी एफसी हो गया था, यहाँ तक डन है अपना। इसके बाद हमारा था वही इनकम के बेसिस पे आ जाते हैं। अभी तक हमने प्रोडक्ट वाला सिस्टम देखा, अब आ जाओ इनकम के बेसिस पे। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ इनकम विच इज अर्नड इन या फिर अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सिंपल एज दैट। ठीक है, नेट नहीं होगा, सम टोटल होगा बेसिकली। टोटल इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डन। तो जीएनआई बराबर होता है जीएनपी के, जीएनपी एमपी के बराबर होता है जीएनआई। गेटिंग माय पॉइंट? बताया था ना, इनकम और प्रोडक्शन या फिर आउटपुट आइडेंटिकल हैं इन थ्योरी। ठीक है, तो आप इसको और ऐसे देख सकते हो, जीएनपी के बराबर है। और जीएनपी क्या होता है? यही तो होता है जीडीपी में ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इजी, डन। नेक्स्ट देखो, नेट नेशनल इनकम क्या है? अब नेट नेशनल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग दी डेप्रिसिएशन। जीएनआई से हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया। अब अगर क्वेश्चन बनना हो तो जीएनआई का बना भी हुआ है, तो जीएनआई का डेफिनेशन दे देंगे, एनएनआई में आपको ये दे देंगे, तो आपको बताना है कि क्या सही है गलत है, ऐसा कुछ करके मैच द फॉलोइंग बना था, तुम्हें पता है अगर तुमने पीवाईक्यू किया है तो। ये थी डेफिनेशंस नेशनल इनकम की सारी। डन। अब मेथड्स पे आ जाओ। सबसे पहला मेथड है तुम्हारा सबसे फेमस वैल्यू एडिड मेथड, जिसे 2 नामों से भी जाना जाता है, आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। कुछ नहीं है, बेसिक सेंस में समझो। अगर यहां से जो भी चीज निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। ध्यान रखना, जो भी चीज निकलेगी जीडीपी एमपी यहां से वो कहलाएगी। अब निकलेगी क्या? वैल्यू एडिड निकलता है। वैल्यू एडिड कहलाता है क्या? जीडीपी एमपी कहलाता है। और वैल्यू एडिड निकलेगी कैसे? वैल्यू ऑफ द आउटपुट जिसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जीडीपी एमपी निकल आता है। और अब जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जाना तुम्हारे लिए कितना इजी है, हमने ऊपर अभी जस्ट करा है। ठीक है, वही करना है, वैल्यू एडिड निकाल के एनएनपी एफसी पे जाना है, बहुत इजीली डन हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो कि ये होता क्या है, मतलब किसके लिए बेस्ट सूटेड है। एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर क्या होता है, वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है, हर एक स्टेज पर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो वैल्यू एडिशन वाली इंडस्ट्रीज में दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पे ध्यान रखना होता है डबल काउंटिंग ना करना, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ना। तो डबल काउंटिंग यहाँ पे ना करेंगे, तभी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मेथड इज इनकम मेथड। एक चीज का ध्यान रखो, अभी ऊपर बताया था ना आइडेंटिकल वाली चीजें, आउटपुट इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, यही तो है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि इन 2 मेथड से निकलता है क्या? जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे सर जी ये जीडीपी एमपी है अगर, तो ये एनएनपी, तो ये एनडीबी एफसी कैसे है सर, है ना? आपने तो इक्वल लिख दिया, तो ये इक्वल कैसे है सर? ये वाला सिनेरियो नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, लेकिन इन थियोरी वी विल अज्यूम दिस सिनेरियो। ठीक है, अभी रुको, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। ऊपर वाले में क्या निकलता है? वैल्यू एडेड से जीडीपी एमपी निकलता है, वी नो दैट नाउ। इनकम मेथड में क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? इनकम को बेसिकली ऐड कर दो, जो फाइनल इनकम होती है ना उनको ऐड कर दो। इनकम के अंदर वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह वगैरह सब आता है। लेकिन 12th क्लास की बुक उठाकर देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, उतना डीप डाउन अपने को अभी नहीं जाना है। ठीक है, चलो इनकम मेथड से अगेन क्या निकलता है? एनडीपीएफसी निकलता है, शायद नहीं, पक्का यही है, एनडीपीएफसी ही निकलता है। तो यहां से इजी हो जाता है एनएनपी एफसी पर जाने के लिए।
डी से एन पे जाना होता है, वी विल ऐड NFIA। सिमिलरली NDP GDP MP से हमें जाना पड़ेगा NNP FC पे। तो क्या कुछ चीजें ऐड करनी है, माइनस करनी है, तुम्हें पता है, ठीक है, उतना डीप डाउन नहीं जा रहा, अब मैं ऊपर करवा कर आया हूं। चलो डन, अब इनकम ऐड करके ये सब करना था तो हो जाता। चलो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वी विल कंसीडर ओनली फैक्टर इनकम्स, वी विल एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। टू साइडेड होने चाहिए। हमने फैक्टर सर्विसेज दी, उन्होंने प्रोडक्शन किया, फैक्टर सर्विसेज के बदले उन्होंने हमें पैसा दिया जिसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो बेसिकली आउटपुट कन्वर्टेड इनटू इनकम, ये समझ लो, है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये वही वाला है एडी वाला अपना, कि C+I+G बोला था ना कि जीडीपी भी बोल सकते हैं एडी को, वो आ गया देखो यहाँ पे जीडीपी। लेकिन ये जीडीपी कौन से वाला है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा। मतलब दोनों में सेम चीज निकलती है, जैसे कि वैल्यू एडेड में और एक्सपेंडिचर मेथड में। इनकम मेथड में बस निकलता है NDPFC, ठीक है, क्योंकि वो इनकम है ना, इनकम है, NDPFC निकलता है। NDPFC को आप और क्या बोल सकते हैं, NDI वो आप देख लेना। एनीवेज तो ये निकल गया, और यहां से कहां पर जाना है आपको, NNPFC पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है। क्या कुछ ऐड होगा माइनस होगा तुम्हें पता ही है, इजी डन। अब इसका कंपोनेंट देख लो, जो कि आपको अब समझ में आई थिंक आ गया होगा। क्या चीजें हैं ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, 4 चीज लिखी गई थी, उसमें से पूछा था आपसे कि भाई जीडीपी का कंपोनेंट इनमें से बताइए कौन सा है, क्या मिलाकर बनता है जीडीपी। तो वहां पे कुछ एक चीज नहीं थी, बाकी 3 चीज थी, तो हमें बताना था वैसे करके। तो यहां से वो क्वेश्चन था, तो दोबारा से बता रहा हूँ। C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जनरली कंडक्टेड या फिर डन बाय द हाउस होल्ड। I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द बिजनेसेस, जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। J इज गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो वो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उन्हें भी तो देना पड़ता है ना भाई, अपने एम्प्लॉयज वगैरह को सब कुछ जो भी है। सिमिलरली प्लस हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दो इम्पोर्ट्स। डन, दिस इज जीडीपी एंड दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे निकलता है जीडीपी एमपी, और फिर अपने को जाना पड़ता है एनएनपीएफसी पे, वो हम इजिली जा सकते हैं। दैट्स योर नेशनल इनकम एंटायरली डन। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, डन करवा दिए। मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक, तुम लोग 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हो आगे, अगर तुम्हें धुरंधर बनना है तो स्किप करके आगे पार्ट 2 पे जा सकते हो। पार्ट 2 इन द सेंस कि इसी वीडियो के अंदर पार्ट 2 मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट वाइज यहाँ पे डिवाइड कर लिया ना तुम्हारे सिलेबस को, कि भाई ऐसे पढ़ाऊंगा। तो हाँ, तो पार्ट 2 के अंदर वी विल बी कवरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, जहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन वो इतना डीप डाउन नहीं आएगा, कर लोगे इसे तुम आराम से। थ्योरेटिकली आ रहा है, जहां तक मुझे मैंने देखे तुम्हारी PYQ, यहाँ से थ्योरेटिकल आ रहा है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। प्लस जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेरे ख्याल से वो तुमने पढ़ा भी नहीं होगा इतना। उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो कि तुम्हें कान खोल के आंख खोल के देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 मिनट का मेरे लिए ब्रेक है, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग, ठीक है। तुम्हारे लिए ब्रेक नहीं है, मतलब लेना तो ले लेना, अदरवाइज यू कैन स्किप। ब्रेक लेना है तो चलते रहने दो वैसे ही वीडियो को।
हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू, बढ़ते हैं सेकंड पड़ाव पे, पार्ट 2 बिगिंस। चलो पार्ट 2 है अपना, जहां पर हम फाइंड आउट करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब आती है, एक ऐसा आउटपुट या फिर ऐसा लेवल ऑफ इनकम कब आता है जो ऐसा पॉइंट हो जहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, कोई वेस्टेज ना हो रही हो इन्वेंट्री वगैरह की। सो अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन मॉडल विच इज बेसिकली अ सिंपल मॉडल, कहां पे वो सिनेरियो आता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। और कीनेसियन ने ड्यूरिंग 19 समथिंग के अराउंड, 40s के अराउंड, पता नहीं, जब आपका ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद से ही इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करवाई। उन्होंने बोला कि एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा फोकस करो, उसे बढ़ाओगे ना अगर आप, तो इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी की ओर जाएगी। अगर रिसेशन की ओर गई हुई है तो वापस आएगी सही होने पे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत जोर दिया वैसी चीजों के ऊपर। उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ समझ पा रहे हो ना तुम लोग। चलो, तो इसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी। अरे टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो। चलो, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए समझते हैं। ध्यान रखना, दिस इज अ 45 डिग्री की लाइन, ठीक है, 45 डिग्री की लाइन, और इसे हम बोलेंगे y यानी कि आउटपुट या फिर एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन हैपनिंग इन द कंट्री, लेट्स से, इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मींस टोटल, टोटलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो एक फर्म का आउटपुट नहीं, सभी फर्म का, जो कि इंडिया के अंदर है, सभी फर्म का आउटपुट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और उससे अज्यूम कर रहे हैं कि वो बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट रेट। दैट इज द रीजन इट इज 45 डिग्री की लाइन। इजी। एक लाइन आती है हमारी यहाँ पे जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम y एक्सिस ओनली, ये हमारा है AD। दिस इज अ पॉइंट विच बिकम्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यहां पे आप आउटपुट भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट हियर इनकम एज वेल। तो दिस इज अ पॉइंट विच इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब धीरे धीरे इस डायग्राम को अच्छे से समझो। ये जो पीछे वाली चीज है, यानी कि दिस इज द पोर्शन जहां पे सिनेरियो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहां पे सर सिनेरियो है ऐसा कि एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई है कम। अगेन दिस सिनेरियो इज बेसिकली नोन एज अनप्लैंड इन्वेंट्री। अनप्लैंड, ये क्या स्पेलिंग है भाई, अनप्लैंड इन्वेंट्री। मतलब नहीं पता था प्रोड्यूसर लोगों को ऐसा कि इतनी डिमांड हो जाएगी, नहीं है उनके पास इन्वेंट्री कि इस डिमांड को वो सही कर सके, पूरा फायदा उठा सके। उसके बाद दिस पोर्शन सेज दैट कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज नॉट दैट मच ज्यादा बट एग्रीगेट सप्लाई इज ज्यादा। ये भी दिक्कत वाली बात है। वाई दिक्कत वाली बात है? क्योंकि इस पोर्शन के अंदर अनप्लैंड इन्वेंट्री है, इन्वेस्ट बोल रहा हूं, इन्वेंटरी जिसका क्या मतलब है कि पाइल्ड अप पड़ी हुई है ना। होल्डिंग कॉस्ट हो सकती है, रिस्क हो सकता है लॉस का, वगैरह वगैरह, तो गलत है। तो बेस्ट सिचुएशन है हमारे पास ई वाला पॉइंट, जो क्या बोल रहा है कि जितनी डिमांड थी इकोनॉमी के अंदर वो सारी फुलफिल हो चुकी है। दिस इज अ गुड पॉइंट, जहां पे एम्प्लॉयमेंट भी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, ऐसा बोलेंगे। डन, दिस इज इट। ये एक बेसिक सिनेरियो है। अब इसी डायग्राम को और डीप डाउन समझो। कैसे? अब मैं आपसे बोलूं कि सर जी, नहीं बच्चों जी, ई चेंज कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? जब एग्रीगेटेड डिमांड में कोई चेंज आए तभी हो सकता है, क्योंकि वी हैव अज्यूम्ड y टू रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द रीजन इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, है ना। वी हैव अज्यूम्ड इट टू रिमेन कांस्टेंट। तो चेंज अगर अब आएगा ई के अंदर तो कैसे आएगा? विद द चेंज ऑफ एडी। एंड एडी का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एडी के कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। बेटा जी थोड़े से फोकस्ड हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें आता है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लीज समझ लो, अच्छे से फोकस होकर देखना, ठीक है। यहां से मल्टीप्लायर्स में निकल कर आएंगे,
फिर तुम मुझसे पूछते फिरोगे कि सर जी टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, वो नहीं करना। सारे मल्टीप्लायर भी समझाने हैं मुझे, आप आज आपको इक्विलिब्रियम समझाना है, केनीजियन की कंजम्पशन थियरी समझानी है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस समझाना है, फिर सारे मल्टीप्लायर समझाने हैं। ये है हमारा पार्ट 2। तो बी अ लिटिल अटेंटिव। नहीं हो पा रही है पढ़ाई, मुंह पे पानी मार के आओ, पहले हाथ पैर धो के आओ, मुंह पे पानी मारो ठंडा, फिर आओ, फिर बैठो, फिर शुरू करो, दोबारा से कंटिन्यू करो। नेशनल इनकम वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से तुमने कवर किया है, वेल एंड गुड है यार। सेकंड पार्ट को और कवर करो, फिर तीसरा पार्ट है तुम्हारा इसी वीडियो का, जो कि होगा ISLM कर्व। चुटकियों में कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस साथ में बने रहो। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के अंदर चेंज आ सकता है अगर एडी में कोई चेंज आए, और एडी में कब चेंज आएगा, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट या फिर नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज आए। जनरली नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज इतना नहीं आता है, बिकॉज हम कंसीडर नहीं करते हैं एक बारी के लिए, बिकॉज आपके सिलेबस में भी ना सिंपल केनीजियन मॉडल गिवन है, विच बेसिकली सेज दैट कि आपका जो y है वो इक्वल टू C+I है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इनकम आपका C+I के बराबर है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AS इक्वल्स टू AD, और AS को हम Y बोलते हैं, और AD इन अ सिंपल केनीजियन मॉडल इक्वल्स टू C+I। गेटिंग माय पॉइंट? ये जनरली गिवन रहता है। तो वी विल फोकस ऑन C+I एंड ऑब्वियसली ऑन G एज वेल, बिकॉज गवर्नमेंट भी आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड है इन योर सिलेबस, तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो नेट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू नो कि एडी क्या होता है एग्जैक्टली। दिस इज एडी। डन। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, चीज़ों को कवर करते चलेंगे। इसके बाद हाइपोथेसिस भी तुम्हें समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसी के लिए तुम यहाँ पे आए हो। बाकी चीज़ें तो शायद से मैंने करवा रखी है पहले भी, लेकिन स्टिल चलो अब यहाँ से ना चीज़ें और ज़्यादा डीप डाउन लेके चलेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल तुम्हारा बनता है, उसे कवर करते चलेंगे, बट उससे पहले एडी का सबसे पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। आओ जरा, कंजम्पशन फंक्शन ओपन है ना, मेरा माइक ओपन है ना भाई? हाँ यार, कहीं माइक ही बंद हो, फिर मेरी इतनी मेहनत ना फिर दोबारा से, पर ऐसा वैसा बहुत बारी हुआ है, माइक बंद करते पे आधे घंटा क्लास ले ली है, लो भाई फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी, ऐसा हो जाता है यार। एनीवेज, कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? रिलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो होता है कंजम्पशन फंक्शन। डन। कंजम्पशन फंक्शन कंसेप्ट गिवन बाय, अभी के लिए मतलब नॉर्मली ये समझ लो, कंजम्पशन फंक्शन लेकर चल रहे हैं हम केनीजियन वाला, केनीजियन थ्योरी वाला। तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A प्लस BY, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं। A इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। What is autonomous consumption? Consumption at zero level of income, जब हमारे पास इनकम भी नहीं होती है तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, बिकॉज दैट इज नेसेसरी। तो जिएंगे कैसे? उधारी लेके भी खर्च ही तो करेंगे ना अपन, क्योंकि जिंदा रहना है भाई, सर्वाइवल करना है। इनकम नहीं भी है, जीरो है, तब भी A जीरो नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? B इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, MPC का क्या मतलब होता है, दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम, मतलब चेंज हुई इनकम का वो वाला पोर्शन विच इज कंज्यूम्ड, वो बन जाता है हमारा MPC। इजी। एंड Y हमारा इक्विलिब्रियम इनकम, जनरली बोल देंगे इसको, या आउटपुट बोल देंगे। ये आपका रहता है कंजम्पशन फंक्शन। तो कीन्स क्या बोलते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स क्या बोलते हैं कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट इनकम या फिर डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दोबारा से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल आ गया तो घूम जाओगे। कीन्स बोलते हैं योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी डिपेंडेंट अपॉन, मतलब कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन द एब्सोल्यूट इनकम या फिर द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, YD। YD इज नथिंग बट Y माइनस T, है ना, इसे क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम।
टैक्सेस माइनस कर दो बस इनकम में से, सिंपल, डिस्पोजेबल इनकम, इजी। तो केन्स बोलते हैं कि एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन। अगर एब्सोल्यूट इनकम के अंदर कोई भी चेंज आता है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, पहले 10,000 थी अब 20,000 हो गई है, फिर 30,000 हो जाएगी, विच मीन्स कि आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आता रहेगा। कंजम्पशन भी बढ़ेगी बट नॉट एट अ हायर रेट, ठीक है। तो एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताई कि द रेट इन इंक्रीज इन कंजम्पशन, दोबारा से लिख रहा हूं, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, the rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income। इनकम अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जरूरी नहीं है उतनी ही तेजी से कंजम्पशन बढ़ेगी, बिकॉज प्लेंटी ऑफ इट विल गो इन सेविंग्स, ऐसा बोलते हैं केन्स। इन्होंने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया ये भी समझना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन सिमिलर टू एडी, है ना। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है जहां पे ये पॉइंट कहलाता है ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन। डन, दिस इज सी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन अगर चेंज होगी, बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बढ़ रही है तो ऊपर शिफ्ट होने का क्या मतलब है, अगर कंजम्पशन बढ़ेगी दैट मीन्स हमारा एडी भी तो बढ़ेगा ना, तो इट विल ऑल्सो शिफ्ट अपवर्ड्स। गेटिंग माई पॉइंट। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम वाले पे आओ जरा। अगर एडी बढ़ता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ऊपर शिफ्ट होता है अपवर्ड, तो अब आप देखो ई पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब ई यहां पे आ जाएगा ना, नया वाला, ये आ गया ना ई नया वाला, कंजम्पशन की वजह से आया है, ठीक है। एक बारी के लिए भी इसको हटाएंगे। अब इसी को ही समझो जरा कि कंजम्पशन की वजह से ना आते हुए ये आ गया इन्वेस्टमेंट की वजह से, यानी कि बिजनेसेस हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, या फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो लोग, अगर वो इंक्रीज करेंगे तो अगेन एडी विल शिफ्ट इन द सिमिलर डायरेक्शन जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ था, है ना। तो एडी भी अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो एडी का सिमिलर इंक्रीज ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं सी इज नॉट चेंजिंग बट आई इज चेंजिंग, आई इज इंक्रीजिंग। अगर वो बढ़ता है तो सिमिलर ये वाला चेंज आता है, तो इट विल शिफ्ट हेयर एडी। अब आप देख पा रहे हो कि इतने से चेंज जो कि आया चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके ने चेंज कर दिया इक्विलिब्रियम इनकम को, यानी कि आउटपुट लेवल को y से y डैश, और कितना आया चेंज, बहुत ज्यादा आया, एज यू कैन सी, देख पा रहे हो। इसी चीज को बोलते हैं कि भाई मल्टीपल टाइम्स इंपैक्ट आ गया, मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के अंदर ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है मल्टीपल ऑफ टाइम्स चेंज आ रहा है y के अंदर, और किसके बजाय आ रहा है, किसके बदौलत आ रहा है, आई के बदौलत, इन्वेस्टमेंट के बदौलत, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिंपल। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो भी आपने देखा, ठीक है, किसके बदौलत, चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बदौलत, किसमें चेंज आया, y में आया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। बच्चे क्या करते हैं, चेंज इन i डिवाइड बाय चेंज इन y कर देते हैं, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। और कैसे याद रहेगी तुम्हें, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी है, नीचे क्या लिखते हैं, कोज, कारण, इसके कारण इसके अंदर क्या इंपैक्ट आया, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कॉज, है ना। चेंज इन y इज द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉज्ड दिस चेंज इन इनकम, इजी। और इसी को हम क्या और लिखते हैं, 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज सेव्ड। चेंज हुई इनकम का ऐसा पोर्शन जो कि हम सेव कर लेते हैं, दैट इज और MPS। डन। और MPS को और कैसे लिख सकते हैं, 1/1 - MPC, ठीक है। तो आप यहां पे MPS को और कैसे लिख सकते हो, 1 - MPC।
इजी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से एक चीज और समझना कि इन्वेस्टमेंट होती है दो टाइप की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है क्योंकि बच्चों को यही तो कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए रहती है, और उसके लिए तो मैं हूं ना मूवी याद आ गई। एनीवेज, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो टाइप की होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट ए मतलब ए से क्या है अभी बताऊंगा, एक होती है इन्वेस्टमेंट आई। सर ये क्या कर दिया आपने, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट के बदौलत चेंज आया है तो हम बोलेंगे ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसकी बदौलत एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया है और जिसकी बदौलत वाई के अंदर चेंज आया है, दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, गेटिंग माई पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट था, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अब ऊपर फिर से आ जाओ, यहाँ पे इत्तू से चेंज ने इतना टाइम्स चेंज लेकर आया है किसके अंदर, y के अंदर, तो मल्टीपल टाइम्स है, ये ध्यान रखेंगे आप। यही सिमिलर चीज को अगर आप इनको कांस्टेंट मान लोगे और g को लेकर आ जाओगे, सिमिलर काइंड का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर जी ये चेंज इन आई नहीं है, ये चेंज इन जी है, ऐसा बोलोगे फिर आप, तो चेंज इन जी से सिमिलर वाला इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना चेंज हो जाएगा, यानी कि अगेन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लायर जो कि क्या है, सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, जो कि अगेन क्या है कि चेंज इन इनकम हुआ ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसे हम 1/MP ऐसे ही लिखते हैं। इजी, डन, मजा आया। नेक्स्ट मल्टीप्लायर सर, उस मल्टीप्लायर को करने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज योर टैक्स मल्टीप्लायर। सर ये टैक्स मल्टीप्लायर क्या है, सिलेबस में भी लिखा हुआ था, समझ नहीं आया आज तक। देखो, व्हाट इज टैक्स नाउ, टेल मी, एग्रीगेट डिमांड में कहीं पर टी दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट डिमांड में क्या हमें कहीं पर टी दिखाई दिया, बताओ मुझे, कहीं पर इसमें से कहीं पर टी है, टैक्सेस, ये जनरली वो टैक्स है जो अपन लोग पे करते हैं, मान के चलो, तो क्या कहीं पर है, नहीं है सर, तो क्या मल्टीपल टाइम्स चेंज आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स में अगर एक से चेंज आ रहा है तो चेंज इन इनकम 4 हो जाएगी क्या, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्या, द आंसर इज नो। हाउ नो, बिकॉज इट इज नॉट अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो सर फिर चेंज कैसे आएगा, इट विल चेंज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका जो पहला इंपैक्ट है, टैक्स का इंपैक्ट क्या है, विल इंपैक्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मानते हो, हमारी डिस्पोजेबल इनकम को ये कम कर देगा, इट विल इंपैक्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वी नो दैट अगर हमारी कोई इनकम है तो दो ही जगह पे खर्च हो रही है, मान के चलेंगे, कंजम्पशन पे और कहाँ पे, सेविंग्स में जा रही है, अभी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में अब टैक्स भी आ गया ना, अगर गवर्नमेंट भी आ गया तो टैक्स के चलते भी जा रही है, दिस इज द इनकम दैट वी आर हैविंग। अब अगर ये चीज इंक्लूड हो गई है या फिर बढ़ रही है तो हमारा y विल डिक्लाइन जनरली। तो एक बार के लिए इसको साइड में लेके चलो और इसको भी हटाओ, और अभी सिर्फ अज्यूम ये करो कि अगर टैक्स में पैसा चला जाएगा तो कंजम्पशन के लिए पैसा अब कम बचेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब कंजम्पशन के लिए पैसा हमारे पास कम बच रहा है, यानी कि टैक्स विल इम्पैक्ट द कंजम्पशन स्पेंडिंग। अगर टैक्स बढ़ता है तो हम रिड्यूस कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा, इजी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर गिरता है तो इट विल इम्पैक्ट द एग्रीगेट डिमांड, वो भी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपोनेंट है हमारा, जो सी है वो डायरेक्ट कंपोनेंट है, और इसके चलते वाई भी डिक्लाइन कर जाएगा, बट नॉट दैट मच टाइम्स।
तो कितने टाइम्स सर? इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास माइनस में MPC डिवाइडेड बाय MPS। इसको डिराइव कैसे किया गया है डेरिवेशन के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे। मैं डेरिवेशन करवा सकता हूँ, ऐसा मत बोलना कि ऋतिक सर को डेरिवेशन नहीं आता। बेटा 3-4 साल पहले भी पढ़ाता था बच्चों को, वहां पे भी डेरिवेशन सिखाई है। नोट्स भी पढ़े होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर तुम देखोगे तो उसमें भी डेरिवेशन तुम्हें दिखाई दे जाएगी, है ना, पुराने नोट्स में अगर तुम देखोगे तो। बट उतना डीप डाउन नहीं जाना तुम्हें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और लॉजिक समझ में आना चाहिए कि MPC टाइम्स चेंज करेगा फिर अपना y। ठीक है, अब एग्जांपल लगा के चलते हैं। चलो एग्जांपल क्या ही लगाना है, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, इतने टाइम्स आपका y के अंदर चेंज आएगा। लेकिन y के अंदर कैसे चेंज आएगा, यू कैन सी नाउ, टैक्स अगर बढ़ता है तो y घटता है। एक और खासियत कि इट इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। ठीक है, इट इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज लेकर आएगा टैक्स मल्टीप्लायर। डन होता है, तीनों मल्टीप्लायर डन करवा दिए। इक्विलिब्रियम सिचुएशन तुमने समझ ली, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज तो रह गई कि फाइंड आउट कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम इनकम, वो यहां से समझना अब शुरू करते हैं। करें शुरू, लेट्स गो। कीनेजियन थ्योरी कहां से आ गई जल्दी से, स्पेस नहीं है क्या यहाँ पे? यही समझा दूं, आ जाओ यही समझा रहा हूं। देखो प्लान तो करना ही पड़ता है ना, ये सब आप लोगों के लिए लेकर आना पड़ता है, तो स्पेस उसी के अकॉर्डिंग मैंने छोड़ा था। कोई ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। डन। अब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं, इसका छोटा सा फॉर्मूला है, या फिर बिल्कुल डीप डाउन समझते हैं, मतलब बचपन से कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। आओ देखो, वी नो दैट इक्विलिब्रियम इनकम AS इक्वल्स टू AD पे हमें मिलती है, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर मिलता है, और AS को हम Y भी लिखते हैं, और AD को टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, सिंपल इकोनॉमी, सिंपल कीनेजियन मॉडल, तो C+I लिखते हैं, है ना, इजी। अब C+I को मेरे को कुछ नहीं करना, खोल देना है। ठीक है, खोल देंगे जी, ये तो बहुत इजी काम है हमारे लिए। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस आई। ये आई कुछ नहीं है, इट इज ऑल्सो बेसिकली a है, मतलब a ऐसे बोल सकते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये जो a है छोटे वाला और ये जो i है बड़े वाला, ये ऑटोनोमस चीजें हैं। इन दोनों को अगर हम साथ में लिखें ना अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं बड़े वाला a प्लस में बी वाई हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ एक बारी के लिए, ठीक है, छोड़ दिया। तो अब क्या होता है, चलो नहीं छोड़ना, इसको कुछ करना ही पड़ेगा अपने को, बड़े वाला a ही कन्वर्ट करवा देते हैं। ये बड़े वाला a इज नथिंग बट आई, a प्लस आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय b, डिवाइडेड बाय नहीं है, प्लस में बी वाई, और ये y ऐसे आ गया। डन। अब इस y को, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा ना, ठीक है। और ये जो PPT वगैरह, ये PDF वगैरह, ये आपको प्राइवेट ग्रुप पे मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, मिनिमल फीस है उसकी, वो ज्वाइन करके यू कैन हैव इट अगर लेना है तो। अदरवाइज इस लेक्चर से भी तुम्हें तुम्हारा काम चल जाएगा, बल्कि इसी से चलेगा, सिर्फ वो पढ़ के नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये बी वाई को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि y कॉमन है ना, तो माइनस बी वाई इक्वल्स टू बड़े वाला a, y कॉमन आ गया, 1 माइनस बी इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 1 माइनस b। ये हो गई डेरिवेशन। और ये 1 माइनस बी क्या है, b बेसिकली MPC था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन में MPS। खत्म। ऐसे निकल जाएगा आपका डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चेंज निकालना तो चेंज भी निकल जाता है। डन। अब कभी कभार ना जी भी आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ जाएगी, कभी कभार यहाँ पे टैक्स भी दे देंगे, तो फिर दिक्कत होती है। दिक्कत की कोई बात नहीं है जब तक ऋतिक जी हैं, ठीक है। आ जाओ, y इक्वल्स टू a प्लस बी, टैक्स भी दे दिया है अगर, तो y d आएगा फिर, ठीक है। अब इसको भी करवाऊंगा। इस y d को आप और कैसे लिख सकते हो, y माइनस डी। खत्म, y d का सिस्टम कर दिया अपन ने, प्लस g प्लस नेट एक्सपोर्ट। लो जी, खत्म कहानी।
ये आ गया आपका ओपन इकोनॉमी, सब ले लिया हमने यहाँ पे, इसको सोल्व कर दो बस, खत्म। वैसे सिमिलर तरीके से सोल्व हो जाएगा। ये सारी ऑटोनोमस चीज़ें मान लेना, यहाँ पे आई भी था ना, आई भी है प्लस में जी भी है, इसको 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 ऑटोनोमस चीज़ें मान के इनको सभी को ऐड कर दो, उसके बाद वही सीन करना है आपको, बस निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये टॉपिक आपका डन होता है। अब पढ़ेंगे अपन लोग थ्योरीज, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अभी हम पढ़ रहे थे किनीजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जिन्होंने क्या बताया था कि एब्सोल्यूट इनकम में अगर चेंज आता है तो कंजम्पशन में चेंज आता है। मतलब अपनी जो कंजम्पशन है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी एब्सोल्यूट इनकम या फिर डिस्पोजेबल इनकम, करंट डिस्पोजेबल इनकम। डन। जिन्होंने ये एक फंक्शन दिया था अपने को, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, बेसिकली इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, बट कंजम्पशन के बढ़ने का जो रेट है वो कम रहता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, किनीजियन का जो ये थ्योरी थी, इट वाज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन, ये ध्यान रखना, शॉर्ट रन था, प्लस में लिमिटेशन इसकी ये थी कि काफी ऑथर्स ने ये बोला कि लॉन्ग रन के अंदर ना एपीसी स्टेबल हो जाता है, तो ये बता नहीं पा रही थी ये वाली थ्योरी, इसी के चलते अलग अलग थ्योरी भी आई। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है, एपीसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उतना डीप डाउन मत जाना, तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, वैसे तो एमए इकोनॉमिक्स भी नहीं कर रहे तुम लोग, अगर कर रहे होते हो ठीक है, तो मतलब उसके बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो उतना डीप डाउन एक इकोनॉमिस्ट समझना, उनको समझना चाहिए। तुम अभी कॉमर्स का एग्जाम दोगे तो इतना डीप डाउन नहीं जाना। तो एपीसी लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग रन के अंदर स्टेबल क्यों रह जाता है, हो जाता है, वो नहीं बता पाया ये वाला। तो और थ्योरीज आई, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहां से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। किसने दी थी? जेम्स डूसनबेरी ने, जैसा भी आप नाम लेना चाहो, जेम्स डूसनबेरी, एक बार लेते हैं नाम, उन्होंने प्रोवाइड करवाई। क्या बताया, क्रक्स तुम्हें बता देता हूँ, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो क्या बताया इन्होंने बताया कि, और इन्होंने साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा सोशल फैक्टर को भी ध्यान में रख के चला। क्या? मेरे आस पड़ोस में, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे आस पड़ोस में ना किसी ने ना कार ले ली। अब मेरा भी जी कर रहा है, यार भाई सब लोग कार ले रहे हैं, ये वाले कार ले रहे हैं, वो वाले कार ले रहे हैं, हम लोग ही कार क्यों नहीं ले रहे? तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हम जल्द से जल्द कार लें। तो साइकोलॉजिकल चीज को देखा गया यहाँ पे देखा गया रिलेटिव इनकम को, एज द नेम सजेस्ट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, यानी कि इन रिलेशन टू समथिंग, आर इनकम इन रिलेशन टू अदर्स लोगों की इनकम, है ना। तो हमारी इनकम नहीं डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम पे, हमारी इनकम डिपेंड करती है नेबर के इनकम पर भी। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज रिलेटिव इनकम। तो ये पहला इफेक्ट तुम्हें देखने को मिला, यानी कि हमारी इनकम चेंज हो रही है, कंजम्पशन बेसिकली चेंज हो रही है, किसके बिहाफ पे, बेसिस पे, इन रिलेशन टू अदर लोगों की इनकम भी। इस इफेक्ट को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर डूसनबेरी इफेक्ट भी बोला जाता है। सेम इफेक्ट है ये, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर डूसनबेरी इफेक्ट। ठीक है, क्या है ये? इनकम रिलेटिव टू अदर्स वाला कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट दिए थे इन्होंने, दो रीजन बताए थे इन्होंने कि एब्सोल्यूट इनकम, ठीक है, हमारी जो कंजम्पशन है वो एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड है, ठीक है, मान लिया कि इन्होंने सही बोला, लेकिन इन दो चीजों पे भी डिपेंडेंट है, हमारे आस पड़ोस वालों की इनकम और हमारा पास्ट पीक इनकम। पास्ट पीक इनकम मतलब फॉर एग्जांपल हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, हमारी ना पहले लेट्स से 40,000 इनकम थी, अब हो चुकी है 60,000, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाली। 40,000 थी बहुत समय से, अब 60,000 हो गई है। तो अब ना हम 60,000 वाले तरीके से जीते हैं, पहले हम 40,000 रुपये वाले तरीके से जीते थे, ठीक है, क्या कुछ कर रहे होगे उसके डीप डाउन जाना। अब हम 60,000 वाले के पीओवी से जीते हैं, तो 60,000 रुपये हमारे पास्ट की पीक इनकम है। अब मान के चलो गलती से हमारी इनकम कम हो गई, 40,000 हो गई फिर से, तो डूसनबेरी बोलते हैं कि अब हम लोग दोबारा से 40,000 तक नहीं जाएंगे, जैसे हम 40,000 पे जीते थे वैसे नहीं जा सकते अपन लोग, क्योंकि हमने 60,000 के तरीके से जीना सीख लिया है, हम उसके यूज टू हो गए हैं। तो वी कैन नॉट गो टू दैट पास्ट वाला फिगर या फिर पास्ट वाला कंडीशन, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं, तो हम उससे उसके पास नहीं जाएंगे, उसके हल्का सा दूर रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कीन से बोलते हैं कि अगर
आपकी 60,000 थी, 40,000 थी, 60,000 होगी, लेकिन अब दोबारा से 40,000 होगी, तो आप 40,000 वाले पे आ जाओगे। लेकिन डूसनबेरी बोलते कि आप नहीं आओगे क्योंकि आप उसके यूज टू हो गए हो 60,000 वाली के, तो खर्चा आपका ज्यादा ही रहेगा, इवन दो आपकी 40,000 होगी इनकम। इसको बोलते हैं रैचेट इफेक्ट। दिस इज द मेन इफेक्ट। कभी कभार आया हुआ है क्वेश्चन। तो डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डन हो गया तुम्हारा, लोगो वाला सिनेरियो, और रैचेट इफेक्ट कि भाई हम उसके यूज टू हो गए हैं। कंजम्पशन इज स्टिकी डाउनवर्ड, और हाईएस्ट पास्ट इनकम क्या थी, इजी नहीं है उस पर वापस आना। जब हम 60,000 वाली पे थे, अब 40,000 पे वापस आना इज नॉट दैट मच इजी। तो ये होता है रैचेट इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो इसके कंसेप्ट थे। एपीसी अगेन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं जाएंगे उतना डीप डाउन, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जितना समझाया उतना अगर कर लिया मोर देन इनफ है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर आएगा यहाँ से, तो दोनों इफेक्ट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको आने चाहिए, इजी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपकी है थ्योरी, वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला कीन्स ने एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंडेंट है भाई, ठीक है, करंट इनकम पे डिपेंडेंट है। डूसनबेरी ने बोला कि रिलेटिव वालों की, आस पड़ोस वालों की, प्लस में अपनी जो पास्ट की हाईएस्ट इनकम थी पीक की, उस पर डिपेंडेंट करेगा। डन। अब ये मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं कि परमानेंट इनकम पे अपनी कंजम्पशन डिपेंडेंट है। तो यानी कि इन्होंने इनकम को दो हिस्सों में बांटा, एक परमानेंट इनकम और एक ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाती है। परमानेंट इनकम रिमेन्स परमानेंट ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म। ट्रांजिटरी इनकम जो चेंज हो जाती है, बोनस मिल गया, 2,000 रुपये यहाँ से आ गए, अगले महीने 4,000 रुपये यहाँ से आ गए। गेटिंग माई पॉइंट। 40,000 उसकी प्रॉपर सैलरी है, लेट्स से 2,000 रुपये इस महीने आ गए अलग से, 4,000 रुपये यहाँ से अलग से आ गए, तो दिस इज योर ट्रांजिटरी इनकम। तो हमारी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज नहीं होती है एज पर दी मिल्टन फ्रीडमैन, अगर ट्रांजिटरी इनकम में कुछ बदलाव आता है। हमारी कंजम्पशन सिर्फ तभी चेंज होगी अगर हमारी परमानेंट इनकम में चेंज आए। ये बोला मिल्टन फ्रीडमैन ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ सिर्फ परमानेंट इनकम, ठीक है, और ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। डन। ये थी आपकी तीनों, आप रीड करने इसको रीड आराम से कर सकते हो। ये तीनों थ्योरीज आपकी डन होती है, मल्टीप्लायर्स डन होते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन डन होती है। और बल्ले बल्ले भाई पार्ट 2 भी डन कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लो 2 मिनट का ब्रेक, ISLM करवाऊंगा, उसमें भी मजा आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट की होने वाली है आपकी क्लास। करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो guys, let's do this. Let's do the last part of this video. ISLM. इसके बाद 2-3 चीज़ें तुम्हारी बचेगी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह, है ना। 2-4 चीज़ें बचेगी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आराम से कवर कर लेना। वो फैक्चुअल हैं, वो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ये समझने लायक थी जितनी भी सारी चीज़ें हमने अभी करी है और अब जो करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये जरूरी था, करें। लेट्स गो। ऑन है ना माइक? माइक ऑन है, करें शुरुआत। लेट्स डू दिस। चलो, ISLM क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में, यू माइट बी नोइंग। चलो, ISLM को करने से पहले समझते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय JM कीन्स ओनली। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मनी को होल्ड करने के मोटिव्स होते हैं, कुछ मोटिव्स टू होल्ड मनी। होल्ड मनी को हम और क्या लिख सकते हैं? टू डिमांड मनी। ठीक है, कुछ मोटिव्स होते हैं। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्टरी या ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या बोल दिया सर जी, ये तो दिक्कत हो गई। कुछ दिक्कत नहीं हुई, समझो मैंने क्या बोला। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, यानी कि द फर्स्ट वन इज योर ट्रांजैक्शन मोटिव। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन, ये F है, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम पे डिपेंड करता है मेरा ट्रांजैक्शन मोटिव, या फिर मैं बोलूं इनकम पे डिपेंड करता है मेरा मनी को डिमांड करना। जितनी मेरी इनकम होगी आई कैन डिमांड मोर मनी, आई कैन होल्ड मोर मनी, है ना। इनकम अगर ज्यादा है, होल्ड मनी मैं ज्यादा करके रख सकता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है बस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, विच मीन्स दैट अगर मेरी इनकम ज्यादा है आई कैन ट्रांजैक्ट मोर, आई कैन खर्चा कर सकता हूं ज्यादा, मोर इजी। नेक्स्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सर ये प्रिकॉशनरी का क्या मतलब होता है? बच बच के चलना। सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। दोबारा से सर मतलब क्या है इस चीज का? कि मैं मनी को होल्ड करके रखना चाहता हूं क्योंकि फ्यूचर के अंदर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आई विल होल्ड मनी, आई विल डिमांड मनी। तभी मुझे ज्यादा मनी चाहिए क्योंकि सेव करके मैं रखना चाहता हूं। तो अगर मेरे पास इनकम ज्यादा होगी, मनी ज्यादा होगा, तो आई कैन सेव मोर। यस और नो? जी सर। तो इनकम पे डिपेंडेंट हुआ ना ये वाला मोटिव भी। और नेक्स्ट एंड लास्ट मोटिव अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या? नहीं, इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, द थर्ड वन इज योर स्पेक्युलेटिव मोटिव। सभी का सेंस बनेगा, टेंशन नहीं लेनी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि मैं सट्टेबाजी तब कर सकता हूं जब आर में कुछ फेर बदलाव हो। कहने का मतलब क्या है सर? इंटरेस्ट इज बेसिकली द इंटरेस्ट विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। इजी, यू कैन टेक इट एज फ्रॉम द POV ऑफ प्रोड्यूसर और फ्रॉम द POV ऑफ यू एज अ हाउस होल्ड हु विल लेंड मनी, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है। यू आर दी सेवर। गेटिंग माई पॉइंट? तो दो नजरिए से देख सकते हो। अभी के लिए आप अपने नजरिए से देखो क्योंकि आपको सट्टेबाजी करनी है, यानी कि स्पेक्यूलेशन करना है। आपको मनी देकर मनी और बढ़ाना है, अपना मनी देकर मनी अर्न करना है। तो यू विल लेंड, यू विल प्रोवाइड मनी टू दोज हु आर इन नीड्स। तो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो क्या करोगे? डिमांड करोगे मनी को। ठीक है, अब अपना एग्जांपल लेकर चलो। अपना एग्जांपल का क्या मतलब है कि दिस इज आर
अपने एग्जाम्पल का मतलब है कि खुद को समझो कि मैं क्यों मनी को मेरे पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेकुलेशन करना है। गेटिंग माई पॉइंट। और कैसे हो पाएगा स्पेकुलेशन? जब आर कुछ अपने लायक होगा। तो कैसे अपने लायक? देखो, हमारा जो मनी डिमांड का कर्व बनता है ना, वो बनता है कुछ एल शेप्ड का। ठीक है, दिस इज मनी डिमांड। ऐसा क्यों सर? ये आर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, दिस इज आर। तो आर का इंपैक्ट पड़ेगा मनी डिमांड पे। कैसे? अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम है, लेट्स से ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट, तो मनी डिमांड हम कितनी कर रहे हैं? मतलब ज्यादा कर रहे हैं ऑब्वियसली। और एक हमारा इंटरेस्ट रेट है ये R2 ले लो, ये R1 ले लो। तो हमारी मनी डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ज़्यादा है ना, इस कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा है, बी पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, है ना। यहाँ पे लिख लो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का सर आपने बनाया ही नहीं, बनवा रहा हूँ भाई, जल्दबाजी हो गई क्या? ये बना दिया मनी सप्लाई, दिस इज मनी सप्लाई। सर ये मनी सप्लाई वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये इम्पैक्ट नहीं होता आर से, लेकिन इम्पैक्ट कर देता है आर को। सुनो मेरी बात दोबारा से, मनी सप्लाई आर को इम्पैक्ट कर देता है, बट आर से इम्पैक्ट नहीं होता। दैट इज द रीजन इट इज वर्टिकल इन नेचर अभी के लिए, है ना। डन। अब सर ये मनी सप्लाई कैसे आर को इम्पैक्ट करता है? मान के चलो आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में खिलवाड़ किया, कुछ ऊपर नीचे किया, जैसे कि रेपो रेट के अंदर गिरावट कर दी, तो मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई अगर बढ़ गया तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा ये वाला कर्व। तो पहले हमारा आर यहाँ पे था, अब आर हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसे करके यू कैन अंडरस्टैंड बहुत आराम से। ले कर दिया काम। गेटिंग माय पॉइंट? इतना इजी था, समझ में आया इतना? मनी सप्लाई। अभी मनी डिमांड पे वापस आ जाते हैं, मनी सप्लाई को छोड़ो। तो आपने स्पेकुलेशन कैसे और कब किया? कब आप करना चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे स्पेकुलेशन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। whenever your interest rates are higher in the economy you will lend। ठीक है, आपके पास पैसा है, यू आर डिमांडिंग मनी। ठीक है, आपके पास पैसा होल्ड करके आपने रखा, अब समय आ गया बढ़िया वाला, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। अब आपके पास चांसेस है कि लेंड करके इंटरेस्ट कमा सकें। ठीक है, लेकिन आप इस इंटरेस्ट रेट पे बिल्कुल भी लेंड नहीं करना चाहोगे, अपने पास रखना चाहोगे पैसा। दैट इज द रीजन मनी डिमांड ज्यादा है। इजी। ये 3 मोटिव्स थे इंपॉर्टेंट वाले, और ये डायग्राम भी आपको लर्न करना है एक बारी के लिए। अब करते हैं ISLM कर्व, बहुत आसानी से अब डन हो जाएगा। देखो, पहले करेंगे IS कर्व, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। और एक होता है हमारे पास लिक्विडिटी मनी, बोल लो मनी कर्व। ठीक है, LM कर्व, IS कर्व, एक एक करके करेंगे दोनों को, और बहुत इजी है। कुछ कीवर्ड्स लिखवा दूंगा, उसी में डन हो जाएगा यार। देखो, IS कर्व का हमेशा ध्यान रखना, ये शो करता है इक्विलिब्रियम इनकम विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉइंट, या एवरी लेवल लिखना बढ़िया रहेगा, एवरी लेवल ऑफ R in the economy, equilibrium income, it shows equilibrium income, yeah, it will be equilibrium level of output with respect to every level of R in the economy in goods market। ठीक है, गुड्स मार्केट के अंदर ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि ये R है एंड दिस इज दी Y, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हर एक पॉइंट ऑफ R पे इट विल शो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम इन गुड्स मार्केट। इजी।
डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, समझते हैं बहुत इजीली, बहुत इजीली, लॉजिक सब समझ में आएंगे भाई, ठीक है। देखो अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है सर, कि अगर आर कम होता है तो वाई बढ़ता है। तो सर मुझे ये बताओ जरा, आपने अभी ये कॉम्बिनेशन बनाया कि आर कम हुआ, आर कम हुआ जिसकी वजह से वाई बढ़ेगा, तो ये ऐसा कैसे हुआ भाई। देखो आर इज दी, अब लेके चलो कंसेप्ट पीओवी बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर इज इंटरेस्ट रेट। आपके नजरिए से अगर आप एक लेंडर हो तो आपके नजरिए से वो एक इनकम है, लेकिन जो बोरो कर रहा है उसके लिए तो ये बोरोइंग कॉस्ट हुआ ना, है ना, इट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। है सेम बात यार, बस अलग अलग बंदों के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, वही वाली बात है, बायर सेलर, तो दोनों का नजरिया अलग है ना, तो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो आर इज बेसिकली दी बोरोइंग कॉस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, या इन्वेस्टर छोड़ो, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर आर कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, बिकॉज बोरोवर्स विल बोरो मोर, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ रहा है बोरो करना। और जनरली बोरोवर्स हमारे प्रोड्यूसर लोग होते हैं, वो बोरो करते हैं, बिजनेसेस बोरो करती है और बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, विच इज डायरेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वाई विल ऑल्सो इंक्रीज। कितना ईजी था, बताओ कहाँ दिक्कत आई अब। डन, ये आपको देखना है बस। एक चीज और देखो बस, गुड्स मार्केट है, गुड्स मार्केट है ना, तो आपके जो चेंजेस आएंगे ना वो आएंगे फिस्कल पॉलिसी में, यानी कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ेगा या घटेगा, या फिर टैक्सेस बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आईएस कर्व में बदलाव आएगा। इजी, सब कुछ अपोजिट कर दो भाई, एलएम कर्व में सब कुछ नहीं, मतलब कर्व अपोजिट कर दो और बेसिक बेसिक चीजें कर दो अपोजिट। ये भी क्या करता है, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम शो करता है, इक्विलिब्रियम इनकम शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू एवरी लेवल ऑफ आर, लेकिन कहां पर होता है ये, इन मनी मार्केट, मनी मार्केट है, ठीक है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो बहुत इजी। अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्लोप्ड, एंड रीजन भी आपको देंगे कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होता क्यों है। ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होने का मतलब क्या है, कि अगर ये आर है हमारा और ये अगर हमारा वाई है, दिस इज आर, आर अगर बढ़ता है तो वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, वाई इज ऑल्सो इंक्रीज। डन। अब एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखोगे, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो दिस कर्व विल शिफ्ट आगे पीछे, ठीक है, कर्व शिफ्ट हो जाएगा आगे पीछे। तो यहां पे लिख भी देता हूं, चेंज इन दिस पॉलिसी विल लीड टू शिफ्ट इन आईएस कर्व। सिमिलरली मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी के करके चेंज आएगा। अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आता है, विच मीन्स मनी सप्लाई ऊपर या नीचे होती है, इट विल इंपैक्ट द एलएम कर्व, ठीक है। मनी सप्लाई की वजह से चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई will lead to shift in LM curve. डन। इन दोनों को आप मिला दो तो आप इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में पता लग जाएगा आपको कि क्या सिनेरियो है। पता है क्या पता लगेगा, सिंपल सी बात है, आपको ये पता लगेगा कि अगर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है तो उसका पूरे इकोनॉमी में कैसा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा इकोनॉमी में, सॉरी इंटरेस्ट होगा, और ये होगा इनकम।
इक्विलिब्रियम लेवल। अब इसके इम्पैक्ट आप देख सकते हो, दिस इज द IS कर्व, दिस इज द LM कर्व। अगर फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज आए तो ये आगे पीछे हो जाएगा, इसमें कोई चेंज आए मॉनेटरी पॉलिसी में तो ये आगे पीछे हो जाएगा, उसी के चलते हमारा R और Y चेंज होता रहेगा, वो तुम अपने आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स अज्यूम मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ेगी अगर, तो वी नो दैट इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, है ना, राइट में शिफ्ट कर गया। अगर राइट में शिफ्ट कर गया तो यू कैन नाउ सी कि R इज डिक्लाइनिंग वेयर एज Y इज इंक्रीजिंग। तो दिस इज द नेट इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग। डन, यहां पे होती है। आज की क्लास खत्म कर दूं क्या? फिलिप्स कर्व करवाऊं क्या? फिलिप्स कर्व कर लो, फिलिप्स AW, फिलिप्स कर्व क्या बोलते हैं? रिलेशन बताते हैं किसके बीच का? अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट। मतलब जब फिलिप्स कर्व आया था तो वेज रेट की बात होती थी, मॉडर्न ऑथर्स ने इसे इन्फ्लेशन कर दिया, इसको अपन इन्फ्लेशन भी अब जनरली बोलते हैं। तो एक नेगेटिव रिलेशन बताता है जनरली ना फिलिप्स कर्व, ठीक है, यही था ना, हाँ एक नेगेटिव रिलेशन बताएगा, ये ध्यान रखना। इसको डायग्रामेटिकली कैसे करते हैं एक बार चेक कर लेना, ऐसे करेंगे क्या, है ना, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव रिलेशन, तो ऐसे ही करके दिखाएंगे ना। यहाँ पे आप इन्फ्लेशन ले लो, यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लो। अगर लेट्स से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये बेसिक सेंस में इनका था, ये भी कवर है। अब कुछ कुछ चीजें आपकी बची है, अगर मुझे लगता है कि कुछ चीजें बची हैं, मुझे लगता है अगर, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अदरवाइज दिस इज द कंप्लीट पार्ट। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फैक्चुअल हो सकती हैं, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ ऐसे ग्रोथ, ये सब चीजें, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं। लेकिन दिस वाज द वन शॉट फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। समझ में आई ये चीजें, इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, मुझे प्राउड है तुम लोगों पे, प्लस तुम्हें मुझे भी, मुझ पर भी होगा शायद से प्राउड, है ना। तो उसके लिए प्लीज लाइक द चैनल। चैनल को कैसे लाइक करोगे? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, अपने जूनियर्स को भी जरूर से, जब तुम हो जाओगे अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, एमकॉम में, इलाहाबाद हो, BHU हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे भी तुम्हें जाना है, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को ज़रूर से सजेस्ट करना ये चैनल। अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगता है, वैल्यू एडिशन तुम्हारे अंदर होती है, तो मेरे इन कुछ वीडियोज़ वगैरह से, तो प्लीज़ बता देना, सभी को शेयर कर देना। प्लस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं वही बात हमेशा बोलता हूँ कि तुमने ऐसे ऐसे लोगों को किया हुआ है फॉलो, जो मे बी तुम्हारे जीवन में वैल्यू एडिशन ना करते हो, लेकिन जिस बंदे ने किया है तुम उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो मी, बाकी इट्स योर चॉइस। बाकी मैं तो चाहूँगा यू कैन, ये मतलब यू शुड फॉलो। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन, और अच्छे से मेहनत करो, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड सब सही डायरेक्शन में जाएगा हमेशा। चलो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर मेहनत, मेहनत करिए, रंग तो लेकर आएगी। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।